इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 15 एक्स प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द स्टेटमेंट्स। तो ये स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसको कंप्लीट करना है। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इक्वल टू। तो इवेंट ई और इवेंट नॉट ई का प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। आपको पता ही होगा दोनों इवेंट को अगर हम प्लस करेंगे तो 1 आना चाहिए, तो वो सही होता है आंसर। तो ऐसे इसलिए हमने इसको 1 लिखा है। तो इसमें लिखा था ना प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, तो दोनों को प्लस करते हैं तो हमारा क्या आना चाहिए? 1 आंसर आना चाहिए। तो हमारा सही है। द सेकेंड पार्ट हमें क्या दे रखा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज डैश सच एन इवेंट इज कॉल्ड डैश। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, ऐसी प्रोबेबिलिटी जो हो नहीं सकती, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं 0, है ना। और उस इवेंट को कहते हैं, उस इवेंट का नाम क्या है वो भी हमें बताना है। तो उस इवेंट का नाम होता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। अब आता है हमारा थर्ड पार्ट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज डैश सच एन इवेंट इज कॉल्ड डैश। तो इसमें लिखा है सर्टेन टू हैपन, यानी कि होनी ही होनी है। वो इवेंट क्या है? होनी ही होनी है, ये काम होना ही होना है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, यानी कि ये काम, जो ये इवेंट है वो होके ही रहेगा। तो इसको हम 1 से करते हैं रिप्रेजेंट, है ना। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, इस इवेंट को क्या कहते हैं हम? श्योर और सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट। फोर्थ जगह द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सप्रेशन इज। क्वेश्चन बोला है कि सब जो एलिमेंट्री इवेंट्स हैं उनको अगर हम उनका सम कर देंगे तो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो 1 लिख देंगे इसका आंसर। The probability of an event is greater than or equal to dash and less than or equal to dash. The fifth part है the probability of an event is greater or equal to 0 and less than or equal to 1. अब हम करते हैं अपना आंसर सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन हैज इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। फर्स्ट पार्ट है अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। तो एक ड्राइवर है, वो कार को स्टार्ट करना चाह रहा है, ठीक है, वो कार को चला रहा है। तो कार स्टार्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इसमें हम आंसर में क्या लिखेंगे? In the expression a driver attempt to start a car, the car start or does not start, we are not justified to assume that each outcome is likely to occur as the other, thus the expression has no equally likely outcome. ऐसे ही हमारा सेकंड वाला पार्ट भी हमसे ये पूछ रहा है अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, शी और ही शूट और मिस द शॉट। तो एक प्लेयर है, वो बास्केटबॉल खेल रहा है, वो बास्केटबॉल जो है वो शूट कर भी सकता है और वो मिस भी कर जाएगा उस शॉट को, है ना। तो इसमें भी हम वही चीज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इन द एक्सप्रेशन अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, शी ही शूट और मिस द शॉट, we are not justified to assume that each outcome is likely to occur as the other, thus the expression has no equally likely outcome. यानी कि शूट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, ठीक है, हो भी सकता है इवेंट और नहीं भी हो सकता। तो ये है इसका मतलब। थर्ड पढ़ते हैं अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो उसमें भी वही है,
कि एक क्वेश्चन दे रखा है, उसमें ट्रू फॉल्स बताना है, तो एक कोई भी जैसे कि 4 पार्ट दे रखे हैं, तो कोई भी ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। तो इसमें भी वही लिखेंगे, इन द एक्सप्रेशन अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग, वी नो इन एडवांस दैट द रिजल्ट कैन लीड इन वन of the two possible ways, either wrong or right. We can reasonable assume that each outcome right or wrong is likely to occur as the other, यानी कि कोई भी आंसर हमारा राइट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फोर्थ पार्ट हमारा क्या दे रखा है, अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और ए गर्ल। तो इसमें क्या होगा बताता हूँ मैं। In this experiment, a baby is born, it is a boy or a girl. We know in advance that the outcome can lead in one of two possible outcome, either a boy or a girl. We are justified to assume that each outcome, boy or girl, is likely to occur as the other. Thus the outcome boy or girl are equally likely. यानी कि इसमें भी यही है, हमें जब वो बेबी बॉर्न हुआ तो हमें तो पता नहीं, हमने उसको देखा ही नहीं, तो हमें वो बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, उसमें भी हमें वही चीज लिखनी है। तो इसी के साथ हमारे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं बिल्कुल कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन भी इसी की तरह है, व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। तो जब भी कोई भी मैच होता है, फुटबॉल गेम का दिया इन्होंने, तो हम क्या कहते हैं, टॉस करते हैं कॉइन से। तो वो फेयर क्यों माना जाता है कि टॉस कॉइन से कर रहे हैं, तो हाँ ये फेयर है, क्यों माना जाता है? क्योंकि ऐसा इसलिए कराया जाता है क्योंकि किसी को तो पता नहीं है कि ये बिल्कुल कंफर्म तो है नहीं कि हाँ यही टॉस ही आएगा, यानी कि टेल ही आएगा, ठीक है, तो ये किसी को तो पता ही नहीं है। तो इसलिए ये फेयर इसलिए माना जाता है क्योंकि कुछ भी आ सकता है, कोई भी पॉसिबल आउटकम है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, ठीक है, लक की बात है और तुक्के की बात है। तो हम इसमें आंसर में लिखेंगे, द टॉसिंग ऑफ ए कॉइन इज कंसीडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम as we know that the tossing of the coin only land in one of two possible ways, either head up or tail up. It can reasonable to be assumed that each outcome, head or tail, is as likely to occur as the other. The outcome head and tail are equally likely, so the result of the tossing of a coin is completely unpredictable. ठीक है, so thank you for watching this video. Like and subscribe my channel for more updates.